अभी तक हम लोग पिछले क्लास तक हम लोग ये देखे थे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से लेकर के 1772 तक यानी 1772 तक किस स्ट्रेटेजी पे काम की और यानी किस रणनीति पे काम किया और पूरे भारत को अधिग्रहित करने या उस पर नियंत्रण करने का प्रयास शुरू कर दिया। हमने देखा कि पहले बंगाल को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को भी ले लिया। अब अंग्रेजों के सामने एक ही मकसद था पूरे भारत को अपने कब्जे में लेना। काहे के लिए कब्जे में लेना? ताकि उनका व्यापार उन्नत हो सके, उनका व्यापार समृद्ध हो सके। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना चाहते थे, ना कि वो कोई राजा बादशाह सुल्तान बनना चाहते थे। उनकी कोई उत्कंठा नहीं थी इसको लेकर के। उनकी एक ही उत्कंठा थी, पूरे भारत के अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लेना है। अब उस अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के लिए इन्होंने कई तरह की रणनीतियां अपनानी शुरू कर दी। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है कि 1757 से लेकर के, आप याद करो एक क्लास में हम बताए थे कि 1757 से 1813 तक 1813 तक के टाइम पीरियड को इतिहासकारों ने किस नाम से अभिहित किया है, याद है? नहीं, डाकुओं का राज स्पेशली 1757 से 1764 से लेकर के 1772 तक के काल को कहा गया है। ठीक है, लेकिन 1757 से लेकर के 1813 तक के काल को वाणिज्यवादी चरण कहा गया। यानी इस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, व्यापार का बढ़ावा देना, अधिक से अधिक व्यापार से फायदा कमाना। आपको ऐसे समझना है कि यहाँ पे एक अंग्रेज खड़ा है, ए फॉर अंग्रेज। आपको अंग्रेज दिखाई दे रहा है? ये अंग्रेज है। ये अंग्रेज को क्या चाहिए? इस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए? अंग्रेज को आप ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर सकते हो, EIC। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए? इस ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए भारत के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण, कंट्रोल, एकाधिकार। काहे के लिए एकाधिकार चाहिए भाई? ताकि वो सहूलियत से, सहजता पूर्वक, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी के दबाव में आए, अपने व्यापार को बढ़ा सके। व्यापार को बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा? उससे इसका मुनाफा बढ़ेगा। अगर इसका मुनाफा बढ़ेगा तो क्या होगा? इंग्लैंड की समृद्धि बढ़ेगी। इंग्लैंड की समृद्धि कैसे बढ़ेगी? तो मुनाफा का पैसा इंग्लैंड के लोगों के पास जाएगा। इंग्लैंड के वो लोग जो कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं उनको अधिक फायदा होगा, वो फायदा होगा, देन इंग्लैंड समृद्ध होगा। इसका एक ही मकसद है 1757 से 1813 तक। एकदम सिंपल सरल शब्दों में समझ लो। एक पार्टी का मकसद समझ लोगे तो स्वाभाविक है कि अगर कोई व्यापारी फायदे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है तो जो दूसरा पार्टी है उसको कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, समझौता तो करना ही पड़ेगा। समझौता किस चीज में करना पड़ेगा? तो उसका जो पॉलिटिकल पॉलिसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, सोशल पॉलिसी है, स्ट्रेटेजी है, वो सब में चेंज लाना पड़ेगा। और ये चाहते नहीं है भारतीय कि चेंज हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोनों में लड़ाई होगा। ये परंपरा, ये रिवायत 1757 से शुरू होता है और 1947 तक चलता है। यही है आधुनिक भारत का इतिहास। तो 1757 से 1813 तक के काल में अब हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है कि ब्रिटिश इंपायर या ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे पूरे भारत में अपने आप को सुदृढ़ करना शुरू की। तो स्वाभाविक है कि वो अपने लिए अलग अलग तरह की नीति लाएगी, अलग अलग तरह के पॉलिसी लाएगी और इसको ला करके भारत में इंप्लीमेंट करेगी। यही हम पढ़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं। इसमें बहुत ऐसे रोचक टॉपिक आपको मिलेंगे जो सीधे अपने आप में मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीटी में भी उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ में आया? तो आपको एक तरफ रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों को और दूसरी तरफ रखना है भारतीय राज्यों को, जो छोटे बड़े राज्य हैं। बंगाल राज्य है, मैसूर राज्य है, मराठा राज्य है, सिख राज्य है, जाट राज्य है, राजपूतों का राज्य है, और उधर अफगानिस्तान है, इधर भूटान है, इधर बर्मा है, नेपाल है। इन सब सारे देशों के, इन सारे राज्यों के साथ
कैसे वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, कैसे अपनी महत्व को बढ़ाने के लिए, कैसे यहाँ के इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए नए नए प्रयोग करते हैं। यही बात है 1757 से लेकर के 1813 तक की कहानी है। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं क्या क्या करते हैं वो इस टाइम पीरियड में। पहले हम लोग मोटा मोटी देख लेते हैं। (1757 से 1813 के काल टाइम पीरियड तक ये कई तरह के चेंज लाते हैं या कई तरह के प्रयोग करते हैं। इन्हीं प्रयोगों पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है क्या नहीं है, किसी को भी कोई डाउट हो तो। ठीक है, अब ये भारत को समझना है कि भारत लगभग 1757 और 360 40 1813 मतलब कि 40 10 50 55 वर्ष का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। भारत का, इंडिया का लगभग 55 वर्षों का इतिहास कि 55 वर्षों में अंग्रेजों ने भारत में क्या क्या किया। तो हर एक तरह का काम, जैसे सबसे पहले तो इंग्लैंड जो है ये भारत को समझ लो, ये एरिया पूरा भारत का है। और दूसरी ओर इस ओर इंग्लैंड को देख लो, ये इंग्लैंड है। अब सबसे पहले तो इंग्लैंड क्या करता है कि उसकी जो कंपनी है जो भारत में काम कर रही है, कौन सी कंपनी है? ईस्ट इंडिया कंपनी है ना। इसको रेगुलेट करने का काम करती है। काहे के लिए रेगुलेट करती है? रेगुलेट करने का मतलब है विनियमित करने का काम। जैसे आपके सिलेंडर में रेगुलेटर होता है ना, रेगुलेटर का क्या काम है? रेगुलेटर का काम है कि कितनी मात्रा में गैस को बाहर निकालना है और कितनी मात्रा में नहीं निकालना है, यह निर्धारित करना है। रेगुलेटर का काम यही है। उसका नोब को अगर हल्का सा ओपन करोगे तो हल्का हल्का गैस निकलेगा, पूरा ओपन कर दोगे तो पूरा गैस निकलने लगेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रेगुलेट करने का काम सबसे पहले किया जाता है। इसके लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। ये सब लिखते जाना है और ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट काहे के लिए किया जा रहा है ये हम बताएंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट, फिर दूसरा एक्ट लाया जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी को विनियमित करने के लिए। क्या विनियमन करना है, क्यों करना है, हम बात करेंगे आगे जब इस पे चर्चा करेंगे तब। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, उसके बाद दूसरा इसी तरह से एक्ट लाया जाता है जुडिकेचर एक्ट, यानी जुडिशियरी से संबंधित एक्ट लाया जाता है। क्यों लाया जाता है ये आगे हम बात करेंगे। ये सारे के सारे एक्ट जो लाए जा रहे हैं इंग्लैंड के, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, जैसे आज भी हम देखते हैं कि चाहे वो कितनी भी बड़ी भारतीय कंपनी हो, वो किससे रेगुलेट होती है? उसके लिए कौन कानून बनाता है? पार्लियामेंट, भारत की संसद कानून बनाती है ना। उसके लिए अलग अलग नोडल एजेंसी है, जैसे एसोचेम है, ट्राई है, इस तरह के एजेंसियां हैं जो उनको विनियमित करती है। कानून बनाता है संसद, नोडल एजेंसी होती है, नोडल एजेंसी उसको इंप्लीमेंट करती है कंपनी पर, चाहे वो किसी भी तरह की कंपनी हो। मल्टीनेशनल कोई कंपनी है, बाहरी कंपनी है, देन वो भी रेगुलेट होगी भारत के पार्लियामेंट के नियमों के अनुसार, या पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है उसी के अनुसार। तो इंग्लैंड में भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कैसे काम करना है, क्या काम करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, गोल क्या होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या होगा, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगा, ये सब कुछ तय करती है ब्रिटेन की पार्लियामेंट। तो ब्रिटेन का पार्लियामेंट अपने कंपनी को जो इंडिया में आकर के काम कर रही है, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके लिए रेगुलेशन लाती है। जो पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद लाती है जुडिकेचर एक्ट। चौथा लाती है, तीसरा लाती है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी एक रेगुलेटिंग एक्ट है, लेकिन प्रधानमंत्री पिट्स के द्वारा इसको लाया गया था, तो इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर
जो चौथा, हम 1813 तक ही बात कर रहे हैं। ये सारी घटनाएं जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ 1813 तक। 1813 के बाद फिर हम जब आगे का अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। 1793 में लाया जाता है चार्टर एक्ट। काहे के लिए ये सब लाया जा रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कैसे व्यापार करना है, कैसे नियुक्ति करना है, कैसे शासन करना है, कैसे भारतीयों के साथ व्यवहार करना है, ये सब कुछ यही इन्हीं एक्टों के माध्यम से भारत में होगा। ठीक है, तो 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट, 1793 में चार्टर एक्ट। चार्टर क्या होता है? चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। ये लैटिन शब्द है। चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। जैसे किसी, मान लो आप मेरे पास आए और हमारे पास अथॉरिटी है। मान लो हम कहेंगे जमींदार हैं, आप किसान हैं, आपको खेती करना है, आपको भूमि चाहिए, तो आप आए तो कहे कि हुजूर मालिक सर हमको इतना खेत दीजिए, हमको खेती करना है। देन हम राइट लिख करके दे दिए, ठीक है जाओ 10 साल तक आराम से खेती करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अथॉरिटी पेपर मिल गया, अधिकार पत्र मिल गया। अब आपको उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मुक्त होकर के खेती कीजिए। अगर हमको जरूरत होगा देन हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो 1793 में अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर एक्ट पारित किया गया। चार्टर एक्ट आया, उस चार्टर एक्ट से कंपनी को अधिकार दिए गए। यहां तक क्लियर है? और फिर 20 साल के बाद, लगभग 20 साल, 1813 में फिर रिन्यूअल होता है चार्टर एक्ट। 1813 में यहां तक हम, ये सारी की सारी घटनाएं इंडिया में नहीं हो रही है। ये जो 5 घटनाएं आपने देखा, ये घटनाएं इंडिया में नहीं हो रहा है। कहां पे हो रहा है? इंग्लैंड के पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की संसद में। किसके लिए हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्यों? क्योंकि एक व्यापारिक कंपनी भारत में राज्यों को अधिग्रहित करने लग रही है। एक व्यापारिक कंपनी, एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी, एक कमर्शियल ट्रेड कंपनी राज्यों को छीनने लग रही है और शासन करने लग रही है। उनका काम खरीद बिक्री का है, तो राजा बनने लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर राजा बनने लग रहे हैं तो ब्रिटेन तो खुश है, अच्छा है कि चलो भाई कल तक सिर्फ व्यापार से फायदा होता था, अब डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट होकर के आएगा, हमारे लोग वहां पे जाकर के रहेंगे, तो उसको तो अच्छा है। तो इसीलिए उसने इनको रेगुलेट करने के लिए समय समय पे इस तरह के एक्ट लाए और उसको विनियमित किया, रेगुलेट किया। समझ में आया? तो ये इंग्लैंड का पक्ष है जो इंग्लैंड में हो रहा है। इसके कई 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 दृष्टिकोण है जिससे हमको आगे समझ में आएगा। आपका ब्रॉड, आप कह सकते हैं कि आपका ज्ञान चक्षु ज्यादा विस्तृत तरीके से खुलेगा और समझ में आएगा। पहले आप छोटे छोटे चीजों को समझ लेंगे तो आपको मेन क्षेत्रों में भी दिक्कत नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? ये सारी घटनाएं इंग्लैंड में हो रही है, भारत में नहीं हो रहा है, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में। ठीक है, अब भारत में क्या हो रहा है? ये जब ये सब कुछ यहाँ पे बन गया, एक्ट बन गया, ये इतने कानून बन गए, यहां पे पास हो गया, तो स्वाभाविक है कि जब ये पास हो गया तो इस पर, इन्हीं सारे अधिनियमों पर अब यहां पे कानून बनाया जाएगा। जैसे पार्लियामेंट में आप देखे होंगे, या थोड़ा बहुत तो इतना नॉलेज होगा आप लोगों को पॉलिटी के बारे में, कि पार्लियामेंट में कोई भी कानून बनता है तो उस कानून के राज्यों के द्वारा या जो भी एजेंसी है जिसमें वो कानून लागू होगा, कुछ सब कानून भी बनाए जाते हैं उसी से मिलता जुलता उसी के दायरे में रहते हुए। तो कंपनी के लिए ये सारे कानून, ये सारे नियम इंग्लैंड में पास हो गए। अब इन्हीं कानूनों और इन्हीं के द्वारा बताए गए रास्ते पर कंपनी को चलना है। इससे अलग हट करके कंपनी नहीं चल सकती है भारत में। अब कंपनी भारत में अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार इसी अधिनियमों के, इन्हीं सारे अधिनियमों के अंतर्गत या अधीन रहते हुए सब कानून बनाती है या सहायक कानून बनाती है, सब लॉ या सहायक कानून। अब ये सहायक कानून भी आपके लिए जरूरी है। क्या क्या कानून लाती है और ये सब काहे के लिए किया जा रहा है? चाहे इंग्लैंड में किया जा रहा है, चाहे भारत में किया जा रहा है, वो काहे के लिए किया जा रहा है? इसीलिए किया जा रहा है ताकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आराम से रह सके, शासन कर सके, व्यापार कर सके, और जो भी फायदा होता है, जो भी नुकसान होता है, वो इंग्लैंड भेज सके। एक ही मकसद है।
और इनका कोई मकसद नहीं है, दूसरा कोई मकसद नहीं है। न तो वो आपको समृद्ध करने के लिए आए थे, न तो आपको संपन्न करने के लिए आए थे, न तो वो आपको शिक्षित करने के लिए आए थे। वो आपके लिए नहीं आए थे। वो जो भी काम कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे। और कोई भी कॉरपोरेट हो आज भी, चाहे बड़ा से बड़ा कॉरपोरेटर हो या एक छोटा सा अदना व्यापारी हो या फेरी वाला हो, हॉकर हो, वो सब के सब अपने फायदे के लिए काम करते हैं। आप भी काम करते हैं तो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। गांधी भी काम किए थे तो अपने फायदे के लिए काम किए थे, भले ही उसको हम लोग बाद में कह दिए कि वो सबके लिए काम करते थे, ऐसा नहीं था। वो भी अपने फायदे के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए करते थे। क्योंकि गांधी को जब प्रतिष्ठा नहीं मिलता था दिन वो कांग्रेस छोड़ के अलग हो जाते थे, नाराज हो जाते थे और यहां तक कह देते थे कि कांग्रेस को खत्म कर देंगे और कांग्रेस से भी बड़ा मूवमेंट हम बालू के रेत से शुरू कर देंगे। इतना वो घमंड था उनको, गांधी को। बुढ़ा हल्के फुल्के में मत लीजिएगा, बहुत तेज तरार बुढ़ा था वो, ठीक है, उस पर भी आएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत में क्या सब कानून बन रहा है। ये तो हुआ इंग्लैंड में। इंग्लैंड ने कंपनी को भारत में रेगुलेट करने के लिए, भारत में कैसे काम करेगा, 1813 तक 5 कानून लाए या 5 अधिनियम लाए। अब भारत में भी जो यहाँ पे कंपनी काम कर रही है तो इसके समक्ष कई तरह के चैलेंजेज हैं, कई तरह की चुनौतियां हैं। उसे काम करने में दिक्कत हो रहा है, उसका आय नहीं बढ़ रहा है या कम आय है, देन उसको बढ़ाना है। इसलिए यहाँ पे आया भू राजस्व कानून। सबसे पहला भू राजस्व कानून काहे के लिए लाया गया? लैंड रेवेन्यू एक्ट काहे के लिए लाया गया? ताकि राजस्व संग्रहण में अंग्रेजों का पर आप कह सकते हैं डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो जाए, प्रत्यक्ष या सीधे हस्तक्षेप हो जाए और वहां से वो आय अर्जित कर सके और उस आय से यहां सामान खरीदे और इंग्लैंड भेज दें और वहां से मैन्युफैक्चर्ड होकर के सामान आए और भारत के बाजार में बिके और दोनों हाथों से लूटा जाए। तो बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना पैसा लगाए फ्री में पैसा उगाही कीजिए, उसी उगाही किए हुए पैसा से यहाँ का सामान खरीदिए और सामान खरीद करके इंग्लैंड भेजिए कंपनी में, उद्योग में, जहां पे मशीन से वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। वहां से मैन्युफैक्चर्ड होकर के सामान भारत में आएगा, भारत में आएगा तो ऊंचे दामों पे बिकेगा। तो दोनों ही तरह से प्रॉफिट होगा। एक तो वैल्यू एड होगा तो वहां पे फायदा होगा, बिना यहाँ के पैसा से सामान खरीदा जा रहा, अपना पॉकेट से पैसा नहीं लग रहा, वो भी फायदा होगा। तो हिंग कहा जाता है ना कि हिंग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा। ये काम इनको अब करना है। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले भू राजस्व कानून लाया। 3 तरह के भू राजस्व कानून। कौन कौन सा? परमानेंट या अस्थायी बंदोबस्त। कहा आया था, याद है? दूसरा रैयतवाड़ी, तीसरा महालवाड़ी। ये 3 तरह के लैंड रेवेन्यू एक्ट लाया गया। क्यों लाया गया आप समझ रहे हैं? अस्थायी बंदोबस्त, इसको जागीर इस्तेमारारी व्यवस्था भी कहा जाता है या जमींदारी, इस्तेमारारी, जमींदारी, इस तरह का टर्म। ये तीनों एक ही है, इस्तेमारारी, जमींदारी या अस्थायी। या इंग्लिश में इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट। ये सब क्या था, कैसे काम करता था, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सब अपने आप में एक मेंस का भी क्वेश्चन है और पीटी का भी क्वेश्चन है। आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाए गए भू राजस्व कानूनों के बारे में बताइए, उसके फायदे और नुकसान के बारे में बताइए, या आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या समीक्षा कीजिए या विश्लेषणात्मक वर्णन कीजिए। कुछ भी ऐसे पूछा जा सकता है, वो उसके विवेक पर निर्भर करता है। जब आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसमें पीटी के सवाल तो हर साल एक पूछे ही जाते हैं, ठीक है, समझ में आया? ये महालवाड़ी क्या था, महालवाड़ी, ये सब जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे हैं आज के सेशन में कि 1757 से 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या भारत में की, काहे के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को सुदृढ़ करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्वीकृत कराने के लिए, स्थापित कराने के लिए, अस्थायित्व प्रदान करने के लिए। तो अस्थायित्व जब हो जाएगा तो फिर ये अपने मन मुताबिक करते रहेंगे, फिर किसी का हिम्मत नहीं है। लेकिन ये अस्थायित्व का नकारात्मक प्रभाव जनता पर पड़ने लगता है और 1765 से ही विद्रोह और बगावत शुरू हो जाता है।
सन्यासी विद्रोह से शुरू होता है और आम जनता सिविलियन रिवोल्ट भी हो जाता है, ट्राइबल रिवोल्ट भी होता है, लेबर रिवोल्ट हो जाता है, हर तरह का रिवोल्ट भारत में शुरू होने लगता है। यहाँ तक कि सिपाही विद्रोह भी छोटे छोटे शुरू हो जाते हैं। और फाइनली 1857 में यह असंतोष या ये विद्रोह का जो चिंगारी था एक जगह जमा होकर के ब्लास्ट कर जाता है बम की तरह, और वो ब्लास्ट को चिंगारी देते हैं मंगल पांडे के द्वारा, अंग्रेजी अधिकारी को गोली मार करके बैरकपुर में। और भारतीयों के मन में ये जो भय था पहले से कि अंग्रेजों को भगाया नहीं जा सकता है, 100 वर्षों में जो इन्होंने अनुभव किया था कि अंग्रेजों से पंगा लेना मुश्किल है, इनका सूरज कभी अस्त नहीं होगा, मंगल पांडे का एक गोली से सुनिश्चित हो जाता है कि अंग्रेजों को भी भगाया जा सकता है, अगर आप में करेज हो, अगर आप में हिम्मत हो तो। क्लियर है? तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं भारत में, इसका ये सब के सब भारतीय बेचारे निरीह बन करके, असहाय बन करके देखते रहते हैं और झेलते रहते हैं, सहते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं। जिस दिन ये जो सहने की क्षमता है खत्म हो जाएगी, उस दिन बगावत हो जाएगा, उस दिन ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए प्रयास शुरू हो जाएंगे। आप देखिए 1857 के बाद मात्र 30 साल के बाद ही कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 1885 में। हालांकि वो कांग्रेस की स्थापना के पीछे दूसरा मकसद था, बाद में भले ही इंडियनों ने या भारतीय नेताओं ने उसको हाईजेक कर लिया, लेकिन शुरू में उसका मकसद कुछ और था। तो हम लोग बात करेंगे जब उस चर्चा पर पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया? तो इसमें कई तरह के सवाल का ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है इससे पूछे जा सकते हैं। मेंस का बहुत प्यारा एरिया है, बहुत कॉमन एरिया है। मेंस में यहां से सवाल पूछे ही जाते हैं, या तो स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी, या फिर और भी कोई इसी तरह का एग्जाम देते हैं। ठीक है? तो अब आप देखिए, अब हमने इंग्लैंड या पार्लियामेंट में, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में जो रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट आया है, उसके माध्यम से उसी के अंतर्गत, उसी के अधीन रह करके ये सब कुछ किया जा रहा है। इनको अधिकार दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत आप ये सब काम कर सकते हैं। तो काम करने के लिए इनको यहाँ पे अब कानून बनाना पड़ रहा है यहाँ के लोगों के लिए। तो राजस्व ग्रहण करने के लिए इन्होंने कानून बनाया, 3 तरह का कानून लाया, परमानेंट, रैयत और महालवाड़ी। ये क्या है, कैसे फंक्शन करता था, देश को क्या फायदा हुआ, किसानों को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, जमींदारों को क्या फायदा हुआ, ये सब कुछ आपको जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और ये भी समझ में आएगा कि इस समय की गलती 1793 से जो सिस्टम शुरू होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, अस्थायी परमानेंट सेटलमेंट, ये सब की वजह से भारत कैसे आज तक से गरीबी, भूखमरी, अकाल, बेरोजगारी की समस्याओं से ग्रसित है। शुरुआत यहीं से हुआ। ठीक है? द्वैत शासन को खत्म किया गया और वहां से ये सब चीज शुरू हो गया। और भू राजस्व प्रशासन के बाद जो दूसरा यहाँ पे चेंज रहा है 1786 में आया था भारत, 1786 से 93 तक भारत में रहा। ठीक है? वो बताएंगे हम किसी दिन गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा जो प्रयास किया गया, एक तो भू राजस्व से संबंधित यानी राजस्व प्रशासन से संबंधित आपने देखा कानून लाए गए ताकि यहां से आसानी से सुनिश्चित मात्रा में, निर्धारित मात्रा में रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके और इस कलेक्टेड रेवेन्यू से यहाँ का माल को खरीदा जा सके, चाहे किसान का माल हो, चाहे शिल्पकार का माल हो, किसी का भी सामान हो, उसको खरीदें और उसको ले जाकर के इंग्लैंड में भेज दें, या फिर यहीं से खरीद करके अधिक मुनाफा में यहीं के भारतीय बाजारों में भेज दें। तो राजस्व प्रशासन के लिए लाए गए 3 कानून। अब भारत की हम बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की जो बात थी हम कर चुके हैं कि इंग्लैंड में क्या लाया गया। राजस्व के बाद पुलिस प्रशासन के लिए भी कानून लाया गया कॉर्नवालिस के द्वारा, और पुलिस को भी सुधार किया जा रहा। आज जो हम पुलिस व्यवस्था देखते हैं, ये पुलिस व्यवस्था इसी समय का देना, यहीं से शुरुआत हो जाता है। ये भी कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। तो पुलिस प्रशासन में सुधार किया गया। अब हमको पक्का हो गया कि कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कैसे अपना आय बढ़ाना है। तो अब आय हमेशा बना रहे, इसके लिए पुलिस भी जरूरी है, ताकि अगर कोई किसान, कोई जमींदार समय पर तय लगान न दे तो पुलिस जाए उसको पकड़ के लाए। अब वो मुगलों वाला पुलिस और सुल्तानों वाला पुलिस काम नहीं करेगा।
अब अंग्रेजों वाला कानून यहाँ पे चलेगा। अब धीरे धीरे अंग्रेज का कानून यहाँ पे डाला जा रहा है। आज भी आपका जो संविधान है, आपका देसी संविधान थोड़े ना है, वो सब अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहां का कानून हम आज भी यूज करते हैं। इसीलिए तो हमारा कानून इतना झिलवा देता है, इतना खर्चीला है। ये यूपीएससी में सवाल ये पूछा जाता है अक्सर कि भारतीय जो न्याय व्यवस्था है इतना खर्चीला और इतना लेट लतीफी क्यों है? क्योंकि वो वहां का चीज यहाँ पर अम्बेडकर साहब महोदय जो कट, कॉपी और पेस्ट कर दिए हैं। यहाँ का अगर कानून होता मनुस्मृति पर, दाएं भाग पर, मिताक्षरा पर, उससे अगर कानून लिया गया होता और लगाया गया होता तो आसानी से न्याय मिलता, खर्चीला नहीं होता और सबका साथ न्याय होता है। लेकिन ये ब्रिटिश कानून हम लोगों ने लगभग 95% आपका जो संविधान है वो दूसरे का कट, कॉपी, पेस्ट है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और जितना ज्यादा इसमें अनुच्छेद है उससे ज्यादा इसमें छेद है। भारत के संविधान में जितना अनुच्छेद है, कितना अनुच्छेद है अभी, कितने आर्टिकल है टोटल? 425। ठीक है, तो इतने अनुच्छेद है हमारे यहाँ। और एक अमेरिका का संविधान है एकदम छोटा सा। इंग्लैंड में तो कोई रिटेन संविधान ही नहीं है। अब हम सब कुछ उन्हीं लोगों से ले आकर के कचरा जमा कर लिए हैं, वेस्ट। इतना मोटा जैसे नहीं होता, लड़का चीट बनाने के चक्कर में पूरा किताबें फाड़ लेता है, फाड़ करके अपना रख लेता है। वही हाल हो गया है भारत के। सब बाहर का है, सब बाहर का है, सब बाहर का है। बनाए नहीं है। अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जैसे हाँ, सारे देश से लिया गया है, अलग अलग, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से, फ्रांस से, जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से, जहां से जो मिला वहां से लाया गया है। जर्मनी से जो अच्छा लगा, दुनिया भर के जितना उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री थे उन सबों का लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे यहाँ शुरू से ही था यार। मनुस्मृति था, दाएं भाग था, गौतम स्मृति था। ये सब जो स्मृति ग्रंथ थे वो सब के सब कानूनी ग्रंथ ही थे। उसी के अनुसार राज्य अपने अनुसार शासन करता था, यूज करता था। उसको लगता था कि ये कानून फिट किया जा सकता है, यूजफुल है, देन उसको लागू करता था। जो लगता था कि नहीं ये यूजफुल नहीं है और अभी के समय प्रासंगिक नहीं है, देन उसको नहीं लागू करता था। लेकिन ये क्या है, वो देसी था। कोई भी चीज, जैसे मान लो अब हमको कहा जाए कि भाई आप ऊनी कपड़ा पहनिए। आपको पता है इंग्लैंड और अमेरिका के लोग ऊनी कपड़ा ज्यादा पहनते हैं क्योंकि वहां वर्ष भर ठंडा होता है। अब आप गए इंग्लैंड, वहां देखिए, अरे यार यहाँ तो सभी लोग अमीर हो चाहे गरीब हो सब ऊनी कपड़ा पहनते हैं वर्ष भर। अम्बेडकर गए, देखे भाई यहाँ के सभी लोग ऊनी कपड़ा पहनते हैं तो हम भी अपने भारतीयों को ऊनी कपड़ा पहना। अरे यार यहाँ का मौसम तो देखो, यहाँ के लोगों के पसंद तो देखो, ये तो देखना पड़ेगा ना। उनकी तो मजबूरी है, वो हाई एल्टीट्यूड के कंट्री है, उच्च अक्षांशीय देश है। वहां पे सूर्य की रोशनी सीधे नहीं पड़ती है, 23.5 डिग्री तक ही सूर्य लंबवत चमकता है। उसके बाद उधर के जो सूर्य की ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा और या कह सकते हैं सौर ऊर्जा उस पर लेटरल पड़ती है, तिरछी पड़ती है। वहां पे धूप होता भी है तो कड़ा नहीं होता, इसलिए वो लोग उन्हीं कपड़े पहनते हैं। प्लस उधर से कोल्ड विंड चलता है, स्नोफॉल चलता है हाई लेटीट्यूड से, आर्कटिक क्षेत्र से, तो उनको जरूरत है वो पहनते हैं। आप इक्वेटर के पास के कंट्री हैं, अब आप ऊनी कपड़ा पहनेंगे तो चलेगा? पता चलेगा नहीं। आप 1 महीना 2 महीना भी पहन ले तो बहुत, वही विंटर सीजन में। कब? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो सेम चीज है भारत में। कहाँ का कानून और कहाँ ला करके डाल दिया गया है। और इतना लेंदी, इतना बनावटी की फिट ही नहीं होता है। मजबूरन हमें पर्सनल लॉ लाना पड़ा है, मजबूरन हमें अलग से मैरिज एक्ट लाना पड़ा, कई तरह के कानून हमें यहाँ का लाना पड़ा बाद में, समय समय पर संशोधन करके। तो बात की बात है जिसमें हम लोग बात करेंगे। तो राजस्व में के लिए राजस्व कानून लाए गए। पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए 1813 से पहले कॉर्नवालिस के द्वारा कानून लाया गया, जो हम बात करेंगे। क्लियर है? इसी समय जुडिशियरी के लिए भी, न्यायिक व्यवस्था के लिए भी कानून ले आए गए, न्याय व्यवस्था के लिए। ये सब आज भी ये सब कुछ हमारे यहाँ चलता है। सरकार के पास यही सब ना काम होता है
कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कैसे पुलिस चले, कैसे उसका जुडिशियल सिस्टम काम करे, ये सब क्या है, ये सब सरकार के अंग है, तंत्र है, जिसके माध्यम से सरकार जनता को रेगुलेट करती है, जनता पर नियंत्रण करती है, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करती है और अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। तो तीसरा जो लाया गया, ये सब हम भारत की बात कर रहे हैं कि भारत में क्या क्या हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा। जो इंग्लैंड में हुआ, जो पार्लियामेंट में, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में हुआ, वो बात हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पुलिस प्रशासन के लिए कानून लाए गए, राजस्व प्रशासन के लिए लाए गए, न्याय व्यवस्था में अब आपके यहाँ का जो पंचायत सिस्टम था, आपके यहाँ का जो मुगलों के समय में जो सिस्टम था, जो काजी मुकर्रम न्याय का काम करते थे, वो सब खत्म कर दिए गए। जो मुस्लिम लॉ था उसको खत्म कर दिया गया। अब इंग्लिश कानून को लाया गया, डाला गया। हालांकि मुस्लिम कानून और हिंदू कानूनों को भी इन लोगों ने रखा, पहले उसी के अनुसार शासन किया, लेकिन इसमें इंग्लिश कानून को भी मिलाया गया ताकि अंग्रेजों के अनुसार सब कुछ हो सके। ठीक है, तो इसमें इसकी शुरुआत दरअसल वॉरेन हेस्टिंग्स से होता है। आगे हम पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, ये सब क्या क्या किए थे, कैसे किए थे, ये एक अलग चैप्टर ही है जो हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। जैसे सिनेमा शुरू होने से पहले ट्रेलर शुरू होता है, दिखाया जाता है, ये ट्रेलर है। सिनेमा अगले क्लास में होगा। 1 मिनट थोड़ा रुकना, हम चाय लेकर के आते हैं। शुरू हो जाता है 1773 में भारत में सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। तो हम लोग ये सब बात करेंगे, इसकी बारीकियों को देखेंगे। नेक्स्ट जो है, इसी समय से सिविल सेवा, जो आज हम लोग सिविल सर्वेंट बनते हैं, IAS IPS वगैरह, सिविल सेवा की भी शुरुआत की जाती है। अब बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट किए जाने लगते हैं ताकि कंपनी को चला सके। क्यों? क्योंकि कंपनी अब सिर्फ व्यापार करने वाली कंपनी नहीं है। कंपनी का अब 2 काम है। एक तो व्यापार करना तो उनका काम है ही, वो तो उनका जन्मजात काम है, उनका जन्म ही हुआ है कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए। लेकिन अब व्यापार के साथ साथ ये राज्य भी अधिग्रहण करने लगे हैं, तो इनका स्वाभाविक है कि राज्य शासन चलाना भी इनका काम है। तो इसके लिए इनको पुलिस भी चाहिए, इनको सेना भी चाहिए, इनको जुडिशियल सिस्टम भी चाहिए और ब्यूरोक्रेट्स भी चाहिए, यानी कि नौकरशाह भी चाहिए। इसीलिए अब यहाँ पे सिविल सेवा की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा। तो हाँ राजेश, हाँ अच्छा, हम 5 मिनट के बाद करेंगे। हम 4:30 बजे हम करते नहीं क्लास लेते हैं। हाँ स्पेक्ट्रम में तो अलग अलग चैप्टर होगा। हाँ, जैसे हम बता रहे हैं, अगर ऐसे समझोगे तो आपको याद करने में आसानी होगा, पूरा आधुनिक भारत समझ जाओगे। किताब के अनुसार पढ़ोगे, दिन रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा और आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन इसको अगर समझ गए, इसमें हम क्या समझाना चाहते हैं? इसमें यही हम समझाना चाहते हैं कि इन 50 वर्षों में अंग्रेजों ने भारत में क्या किया, अंग्रेजों के लिए इंग्लैंड में क्या क्या किया गया, कंपनी के लिए इंग्लैंड में कौन कौन से कानून लाए गए, उस कानून के अधीन या तत्वाधान में भारत में कौन कौन से सब कानून लाए गए, उस कानून के माध्यम से भारतीय जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत के पुलिस प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन, राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन, इसमें क्या परिवर्तन हुआ और फाइनली उसका कंसिक्वेंस या परिणाम क्या निकला है। और इसी की वजह से फिर भारत के लोग बागी हो गए, बगावत कर दिए कि तुम कंपनी वाले लोग यहां से भागो, आप लोग यहां से चले जाइए, हम लोग जैसे थे वैसे ही रहने दीजिए। यही आधुनिक भारत का इतिहास, अंग्रेज और भारतीयों के बीच का लड़ाई। उसी में गांधी उभर करके चले आते हैं। गांधी से पहले गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता है, केटी तेलंगा, नेतागिरी शुरू हो जाता है भारत में। कल तक नेतागिरी नहीं था, कल तक तलवार के बल पे राज्य छीना जाता था, शासन बदला जाता था, सरकार बदला जाता था, वंश बदला जाता था। अब तलवार के बल पे नहीं, जनता के बल पे, मतलब
लड़ाई अब भिन्न से की जा रही है। ये लोकतांत्रिक सिस्टम लाया जा रहा है, राजतंत्रीय सिस्टम को रिप्लेस करके। हमारे यहाँ पहले से भी था लोकतांत्रिक सिस्टम, था हमारे यहाँ। आप लोग इतने बड़े इतिहास के विद्वान हैं, इतने दिनों से इतिहास पढ़ रहे हैं। क्या भारत लोकतंत्र के लिए फ्रांस का ऋणी है, अमेरिका का ऋणी है, या भारत का ये अपना पद्धति है, अपना ये है? आपको पता है लोकतंत्र जनतंत्र हमारे यहाँ पहले से था। पहले से था। हाँ, तो वो सिविल सेवा अलग, वही सिविल सेवा यहां से शुरू हो जाता है। ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सिविल सेवा में क्या, यहां पे दरअसल कॉन्वेंटल सेवा के रूप में शुरू होता है, इसीलिए हम हल्का फुल्का यहां पे हम जिक्र कर रहे हैं। तो सिविल सेवा के या ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या किया जा रहा है? ठीक है। तो ये हुआ कुछ ऐसे कानून, ये ऐसे नियम लाए गए जिसके माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न करना है। राजस्व कानून, पुलिस कानून, न्याय व्यवस्था और सिविल सेवा, यहां से तक याद रखना। अब तीसरा जो आयाम है भारत में, ये तो हुआ कंपनी का कानून, कि कंपनी किन कानूनों के माध्यम से अपने आप को यहां पे चलाएगी, लोगों को जोड़ेगी, लोगों को संतुष्ट करेगी, ताकि उनके खिलाफ कोई ना बोले। दूसरी ओर अब कंपनी जो है, मान लो ये है कंपनी, बंगाल से शुरू होती है। अब ये बंगाल से कंपनी धीरे धीरे फैलना शुरू करती है, ऐसे चारों ओर फैलना शुरू करती है। जहां उसको अवसर मिलता है उन राज्यों को अपने कब्जे में लेना शुरू करती है। तो अब ये जो एक राज्य के रूप में बन गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक राज्य सरकार बन गई है, क्योंकि इसके अधिकारी, इसके गवर्नर अब शासन भी करने लगे हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव हर एक तरह का डिसीजन अब लेने लगे हैं। इनकी जनता जो है अब इनकी प्रजा है, न कि नवाब की प्रजा है, न कि बादशाह की प्रजा है। तो स्वाभाविक है कि एक राज्य के रूप में जब काम करने लगते हैं तो अन्य राज्यों के साथ जो इनका रिलेशन है अब वो नए तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो वो भी हमें जानना पड़ेगा। तो अगर आप 1757 से पहले जाएं, यानी कि 1757 से पहले लगभग 1740 से देखें, तो उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राज्यों के प्रति नीति थी कि जो दूसरा राज्य है, बंगाल को छोड़कर, मान लो मैसूर है, हैदराबाद है, मराठे हैं, या अवध है, या जाट राज्य है, सिख राज्य, जो भी राज्य है, दक्षिण के राज्य हो चाहे उत्तर के राज्य हो या पूरब के राज्य हो, इन राज्यों के साथ इनका रिलेशन कैसा हो। तो एक तरह से समझ लो कि ये फॉरेन पॉलिसी अपना डिसाइड कर रहे हैं। इनका राज्य बंगाल में ही है, तो बंगाल को एक राज्य या देश समझ करके समझ लो कि अन्य देश यानी कि अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ इनका नीति कैसा हो, ये निर्धारित कर रहे हैं। तो इनका जो प्रारंभ का नीति था वो सापेक्ष पृथकतावादी नीति था। 1740 से पहले सापेक्ष पृथकतावादी, ये क्या था, कैसे काम करता था, ये सब हम बताएंगे। सापेक्ष पृथकतावादी यानी कि जो अन्य देशी राज्य हैं उन राज्यों के समक्ष अपने आप को, उन राज्यों से अपने आप को अलग रख करके कंपनी सुदृढ़ हो कर रही है, अपने राज्य को इनसे अपने आप को अलग रख रही है। इनको डर है कि कहीं पड़ोसी राज्य इनके राज्य को छीन न ले, इसीलिए आरंभ में ये सापेक्ष पृथकतावादी नीति पर चले। लेकिन 1740 के बाद 1765 तक लगभग 25 वर्षों तक इन राज्यों के साथ बराबरी करने के लिए बराबरी करने लगे कि अगर वो राज्य है ऐसे कर सकता है तो हम भी करेंगे, अगर वो दूसरे राज्य को छीन सकता है तो हम भी छीनेंगे। इसीलिए तो हमारे यहां पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ। तो जो दूसरा नीति लाया गया 1740 से 65 तक, वो लाया गया समानता के लिए। ये मोटा मोटी पॉइंट है, इसको दिमाग में रख लोगे तो आपको इनकी स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। अगर ये स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगा देन इसके अंदर का जो फैक्ट है वो आसानी से याद हो जाएगा।
अब डायरेक्ट फैक्ट याद करोगे जैसे स्पेक्ट्रम का किताब लेकर के या कोई भी किताब लेकर के, तो थोड़ी देर के लिए तो अंदर रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा। लेकिन ये जब कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा देन फैक्ट भी याद रहेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा नीति लाया गया 1765 से लेकर के 1813 तक घेरे की नीति लाई गई। रिंग फेंस पॉलिसी, घेरे की नीति, यानी कि राज्यों को घेरो, जो दुश्मन राज्य है उसके अपने पड़ोसी राज्य या मित्र राज्यों से घेर करके रखो कि जरूरत पड़े तो उसको खत्म कर लें या उसको मिला लें। तो उसके बाद अगर आगे हम बढ़े तो फिर कई तरह के नीति लाए गए हैं। आगे की बात हम लोग अगला सेशन में करेंगे। अगला सेशन करने का मतलब यह है कि जब हम 1813 के बाद पढ़ेंगे, तब 1813 के बाद फिर आता है अधीनस्थ पार्थक्य नीति, सहायक संधि, इस तरह के नीति लाए जाते हैं राज्यों को। तो ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव क्या है या पॉलिटिकल माइंडसेट या पॉलिटिकल अप्रोच क्या है। तो 1740 से लेकर के 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल अप्रोच ये है, यानी कि इस अप्रोच पे काम कर रही है। तो पॉलिटिकल अप्रोच भी समझ में आ गया, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी समझ में आ गया, और आपको कानूनी अप्रोच या लीगल अप्रोच भी समझ में आ गया। और जब ये तीनों अप्रोच आपको समझ में आ जाएगा भारत के रिस्पेक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का, देन आपको आसानी से यहाँ पे जो भी कदम उठाए जाएंगे अंग्रेजों के द्वारा समझ में आ जाएगा। तो एक पक्ष में अंग्रेज ये सब कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ की मासूम जनता चुपचाप देख रही है और झेल रही है और अपने आप को तबाह और बर्बाद कर रही है, और 100 साल तक तबाह बर्बाद करते रहेगी। जब नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा तो 1857 में सड़क पर आ जाएगी और बगावत कर देंगे, जिसको हम लोग ग्रेट रिवोल्ट या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, जिसको पहला स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू हो जाता है। समझ में आया। तो ये तीसरा एस्पेक्ट हो गया। अब तीसरे एस्पेक्ट, ये तो भारत के संदर्भ में किए, भारत की भूमि के संदर्भ में 1813 तक। उसके बाद क्या, तो उसके बाद जो पड़ोसी देश हैं या राज्य हैं, पहले भारत का हिस्सा था, जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब, बांग्लादेश, ये सब तो भारत ही था। तो पड़ोसी देश के साथ इन्होंने अलग अलग नीति लाई, तो वो भी हमारे लिए जरूरी है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो पड़ोसी देश के साथ जो अब अलग वो सेपरेट है, तो इसीलिए हम उसको देश कर रहे हैं। तो पड़ोसी देश के लिए क्या क्या नीतियां लाएगी। श्वेता, समझ में आ रहा है। अगर आप पड़ोसी देश देखें तो यहां पे नेपाल है, इधर अफगानिस्तान है, इधर बर्मा है। इनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी रही, कैसा रिलेशन रहा, क्या फॉरेन पॉलिसी रहा। आप भी आईएएस बनेंगे तो आपका काम होगा फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करने में। जब आप सेक्रेटरीट लेवल पे पहुंच जाएंगे, सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच जाएंगे, सचिव लेवल पर पहुंच जाएंगे, तो जब आप विदेश मंत्रालय में होंगे तो वहां पे आपका एक काम होगा, अगर आप उसमें एक्सपर्ट हैं तो पॉलिसी मेकिंग में। आईएएस का काम क्या होता है, आईएएस का काम सिर्फ डीएम वाला काम ही नहीं होता है। वो जब सेक्रेटेरिएट में पहुंचता है तो उसका काम होता है पॉलिसी मेकिंग करना है, पॉलिसी मेकिंग करना, पॉलिसी के प्रारूप, पॉलिसी के प्रावधान, वही सब तय करते हैं, यही आईएएस लोग भी करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे पड़ोसी राज्यों के साथ या पड़ोसी देशों के साथ कौन से स्ट्रेटेजी पे काम की। नेपाल के साथ, बर्मा के साथ, भूटान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ये बात करेंगे। ठीक है। और एक और मैसूर के साथ भी रख लो, छोटा छोटा जो एक तरह से सेपरेट या सॉवरेन स्टेट है, मैसूर, मराठे, सिख, जाट, बुंदेल, रुहेली, इनके साथ निजाम, हैदराबाद के निजाम, इनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, क्या स्ट्रेटेजी लाई गई 1813 तक।
ये बात हम करेंगे। तो कुल मिला जुला करके 1757 से 1813 तक भारत में अंग्रेजों ने क्या क्या किया, वो बात यही है। समझ में आ गया? अगर ये मुजबानी याद हो गया, सिर्फ ये पॉइंट याद हो गया, तो समझ लो इतने समय का इतिहास पूरा आपको याद हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ये जो की पॉइंट है या बुलेट पॉइंट है, अगर आप इसको सिर्फ याद कर लेते हो, तो पूरा इतिहास इस समय तक लगभग 50 वर्षों का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आप पॉइंट याद कर लो। तो पॉइंट को 4 हिस्सों में बांट दो। एक तो इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट में हुआ, वो क्या क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, जुडिकेचर एक्ट, याद कर लो। उसके बाद भारत में क्या क्या किया गया भारत को गवर्न करने के लिए, लैंड रेवेन्यू एक्ट, पुलिस एक्ट, जुडिशियल एक्ट, ये सब। उसके बाद फिर देखें कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनके लिए क्या क्या किया गया, उनके साथ कौन कौन से पॉलिसी बनाई गई। यही 3-4 पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं, जेहन में रख लेते हैं, देन आपका इतने समय का मॉडर्न हिस्ट्री याद हो जाएगा। समझ में आया? बताओ तो थोड़ा सा कोई हमें क्या क्या हुआ वहां पे।